स्वागत है आपका गोलमेज में। मैं हूं नगमा और आज गोलमेज में मेरे साथ अंतरा घोषाल सिंह। अंतरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नगमा। और चीन की मामले की जानकार हैं अंतरा, चीन में रही हैं, बीजिंग में मैंडरिन बोलती हैं, तो चीन के बारे में जो अंदरूनी जानकारी है वो भी काफ़ी कुछ है। वहाँ के समाज के बारे में, रहन सहन के बारे में, तमाम चीज़ें इस पर बातचीत होगी। लेकिन मुख्य रूप से बात इस पर भी होगी कि चाइना शॉक 2.0 वो क्या है, चाइना स्क्वीज़ क्या है। क्या आप जानते हैं? चाइना स्क्वीज़ मैंने पहली बार सुना है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से कि आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या, चाइना में चल क्या रहा है और जो चाइना में चल रहा है उसका असर दुनिया में क्या पड़ रहा है। चीन की जो अर्थव्यवस्था है, कहा जा रहा है उसके बारे में कि आजकल वो थोड़ी नीचे की ओर है, क्योंकि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, हाल की रिपोर्ट्स में देखा हमने, ORF ने भी अपने न्यूज़लेटर्स जो पब्लिश किए हैं चाइना को लेकर, बीजिंग स्कैन, उसमें भी आंकड़े हैं कि वो नीचे जा रही है और ये एक चिंता की बात है, राइट? तो ये जो चाइना शॉक 2.0 है अंतरा, वो है क्या, उसको कैसे समझा जाए? जी, तो चाइना शॉक ये जो वर्ड है ये काफ़ी सालों से है। चाइना शॉक इन द सेंस चाइना का ट्रेड शॉक, चाइना का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है दूसरे कंट्रीज़ पे, उसको एक टर्म दिया गया है एज चाइना शॉक। तो चाइना शॉक तो पहले 1.0 था, लेकिन अब 2.0 है, तो नया शॉक क्या लगा है? यस, तो पहले शॉक का बात कर लेती हूँ। तो पहला चाइना शॉक 1.0 था जब चाइना ने WTO ज्वाइन किया था 2001 में। तब एक बार ऐसा हुआ, एक जैसे कि एक स्वीप आया चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स का, जो बाकी देश के मार्केट्स को फ्लड कर दिया एकदम से। यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जॉब लॉसेस भी हुए, जो US के रस्ट बेल्ट जिसको कहते हैं वहाँ पे बहुत सारा जो लो एंड मैन्युफैक्चरिंग है वो मूव करके US, यूरोप यहाँ से मूव करके चाइना में आ गया है ना। तो ये इसको बोला जाता है चाइना शॉक 1.0। वो ओवर द इयर्स वो हमने एब्जॉर्ब कर लिया, पूरी दुनिया ने उसको एब्जॉर्ब किया और ये एक तरीके से लोगों ने मान ही लिया कि जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो चीन ही वो अब चीन का ही है, वो चीन ही करेगा। तो ये तो चाइना शॉक 1.0 हो गया। अब ये चाइना शॉक 2.0 ये शुरू हुआ है 2000 ये कोविड के बाद से, है ना। तो ये इसलिए हो रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है सेम ही चीज़ है, चाइना का जो गुड्स है वो बाकी देशों के मार्केट को फ्लड कर रहा है, यही कॉन्सेप्ट है। पर चाइना शॉक 2.0 जो है वो ज़्यादातर US में नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज US ने बहुत सारे ऐसे नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स ले रखा है, उन्होंने बैन्स लगा रखा है, उन्होंने टैरिफ्स लगा रखा है। तो ये इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा US में नहीं दिख रहा है, पर EU में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा जा रहा है। आपने देखा होगा कि EU के साथ जो चाइना का ट्रेड रिलेशन था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। वो अभी EU का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के अगेंस्ट वो कुछ 360 बिलियन यूरो के करीब है, और उनके जो ऑफिशियल्स है वो ऐसे बोल रहे हैं कि हर दिन पर डे उनका ट्रेड डेफिसिट जो है 1 बिलियन यूरो का है अगेंस्ट चाइना। तो इतना ज़्यादा ट्रेड जो टाइज था उनका इतना ज़्यादा चेंजेस हो गया है। थोड़ा उसको अगर हम तोड़ के समझें, क्योंकि जैसे चाइना शॉक 2.0 की आपने बात की, जो कि उसी तरह का है जैसे चाइना शॉक 1.0 था, यानी यहाँ भी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो दुनिया के बाज़ार को फ्लड कर रहे हैं। नहीं, इसमें यहाँ पे अलग क्या है? ये अलग ये है कि जैसे अभी चाइना का जो है इकोनॉमी हायर एंड की तरफ जा रहा है। लो कॉस्ट जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे वो तो बना ही रहे, पहले से ही बना रहे थे। अभी उनका जो इकोनॉमी है वो हायर एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आपने सुना होगा कि अभी चाइना नंबर 1 है हाई टेक प्रोडक्ट्स में, जैसे EVs हो गया, बैटरीज हो गया, ड्रोन्स हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब में चाइना नंबर 1 है। अब देखिए, जो यूरोप का जो मेन इकॉनमी है, जर्मनी है जो लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो उनका मेन पिलर ऑफ इकॉनमी क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन जिसको कहते हैं, ऑटोमोबाइल एंड रिलेटेड हाई एंड इंडस्ट्रीज़। तो इसका डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है चाइना का जो EVs है, बैटरीज है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है। तो इन अ वे ये सिर्फ चैलेंज नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है। तो ये सब इकोनॉमीज के लिए में जो हाई एंड गुड्स हैं वो दुनिया के बाज़ारों को फ्लड कर रहे हैं, और जो जैसे जर्मन
जो निर्मित चीज़ें हैं उसको एक तरह से कंपटीशन है चाइना से ज़्यादा, कंपटीशन से भी ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो खत्म हो जाने का खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या चाइना उस चीज़ को पाट पाया है जो एक परसेप्शन है कि जो जर्मन, जैसे मेरे भी दिमाग में भी है कि कोई चीज़ जर्मन अगर बनी हुई है तो वो अच्छी होगी, मजबूत होगी, टिकाऊ होगी, उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी। चीन का सामान अगर है तो उसका कोई भरोसा नहीं है, इट इज़ नॉट एज गुड टेक्नोलॉजी वाइज। ये चीज़ कर पाया है क्या चीन? देखिए वो लोग अभी जो EVs है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा चाइना ही बनाते हैं, नंबर 1 है, आपको दूसरा कोई मिलेगा ही नहीं। दूसरे कंट्रीज उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाए हैं, इतना ज़्यादा अच्छा उनका प्रोडक्ट्स है। तो ऐसा हुआ है, पहले तो जो जर्मनी, सारी चाइनीज गाड़ियाँ आ रही हैं, सारी चाइनीज EV सारे चाइनीज है, बैटरीज जो लिथियम बैटरीज वगैरह सारे चाइनीज है ना, ड्रोन सारे चाइनीज है। तो इसका सबसे ज़्यादा असर यूरोपियन यूनियन पे के देशों को पड़ रहा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर थे। जो नॉर्मल जो ऑटोमोबाइल्स हम लोग अभी तक जो यूज़ करते थे उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर यही थे, जर्मनी था, जापान था। इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस चीज़ के वजह से, चाइना के EVs के वजह से। अगर आप देखेंगे तो चाइना के मार्केट में तो बिल्कुल, पहले तो चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट होता था ये जर्मन कार्स के लिए, जापानीज कार्स के लिए। अब उनका मार्केट शेयर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो सारे चाइनीज मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया, अब उनका खुद का ब्रांड्स है ना, जैसे BYD हो गया, ये सब उनका ब्रांड्स है। तो चाइनीज मार्केट उनके हाथ से निकल गया है। जो थर्ड पार्टी मार्केट से, जो थर्ड कंट्रीज है, वहाँ पे भी वो लोग चाइना का जो EVs है वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रहे हैं। तो ये इससे क्या समझें, ये दुनिया भर के लिए एक मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन साथ साथ जो चाइना की अपनी कंज्यूमर स्पेंडिंग है, अगर चाइना के अंदरूनी अर्थव्यवस्था की बात करें, आप तो वहाँ पर रही हैं और उस दौर में शायद रही हैं जब देखा कि चाइना अपने उसमें मतलब लगातार तेज़ी थी उसकी अर्थव्यवस्था में, लेकिन उस तेज़ी के बाद अब वो नीचे भी आ रही है। कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो 0.6% से नीचे आई है, और ये शायद कोविड-19 लॉकडाउन के बाद पहली बार देखा जा रहा है कि गिर रहा है स्पेंडिंग भी। उसी तरह से मैंने पढ़ा कि जो हाउस होल्ड लेंडिंग होती है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, घरों में निवेश करते हैं, वो कम हुआ है। जो दिख रहा है कि लोगों को जॉब की सिक्योरिटी नहीं है शायद, इसलिए वो निवेश नहीं कर रहे हैं। तो चाइना के अंदर ये क्यों हो रहा है? देखिए ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। ये चाइना की इकॉनमी के बारे में क्वेश्चन है, डोमेस्टिक इकॉनमी के बारे में क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। जो चाइना का इकोनॉमिक मॉडल है, ये अगर हम समझने की कोशिश करें, ये एक ईस्ट एशियन मॉडल, ये सिर्फ चाइना का नहीं है, ये सारे, ये जापान में भी था, जो टाइगर इकॉनमीज़ कहते हैं, ताइवान, फिर वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे कंट्रीज़ का एक सिमिलर टाइप ऑफ इकोनॉमिक मॉडल है जो कि एक्सपोर्ट बेस्ड है। मतलब हाँ, एक्सपोर्ट पे वो बहुत ध्यान देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट के लिए, मतलब उनका 2 पॉलिसीज़ हो सकता है, मतलब क्यों उनका एक्सपोर्ट इतना अच्छा है। एक तो उनका इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता है, वो कुछ ऐसे फील्ड्स को चूज़ करते हैं कि ये अच्छा फील्ड्स है, ये रिटर्न आने वाला है, इस पर तो हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ये सारे फील्ड्स पे करेंगे, जैसे EVs हो गया, AI हो गया। ऐसे उन्होंने 3-4 ऐसे फील्ड्स पे बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे सब्सिडीज़ देते हैं, बहुत सारे ईजी लोन्स देते हैं ये सारे इंडस्ट्रीज़ को, ताकि ये बहुत सारा प्रोडक्शन करे। और जो पैसा इनको हाउस होल्ड को देना चाहिए था, मतलब ये फाइनेंशियल रिप्रेशन भी इनको कहते हैं, जो हाउस होल्ड्स को मिलना चाहिए था, वही पैसा डाइवर्ट होके चला जाता है एक्सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इसके वजह से उनका एक्सपोर्ट जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो इम्पोर्ट है वो बहुत कम है, बिकॉज लोगों के पास जो पैसे होना चाहिए वो वाला लोगों के हाथ में नहीं है। तो स्पेंडिंग मनी नहीं है, स्पेंडिंग कम करते हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। ये उनका ईस्ट एशियन इकोनॉमिक मॉडल जो है ये इसी आधार पे हुआ है। पर जो देखिए, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, ताइवान है, ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ है, पर चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, उसका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वो सिर्फ अगर एक्सपोर्ट में फोकस करे और बिल्कुल भी कंज्यूम ना करे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया भर में उसको फील किया जा रहा है। और इसलिए एक और टर्म जो मैं आपसे समझना चाहूँगी वो चाइना स्क्वीज़ है। वो जो चाइना स्क्वीज़, यानी चाइना एक
कि शिकंजे में है और चाइना दबा रहा है किसी का गला दुनिया के देशों का, वो क्या है चाइना स्क्वीज? मैं बताती हूँ आपको। जो चाइना शॉक 2.0 के बारे में हमने बात की, तो ये ज़्यादा आपको मैंने बताया कि ये ज़्यादा यूरोप में देखा जा रहा है। जो कंट्री तो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ये इससे बहुत बुरी तरीके से अभी ये जूझ रहे हैं चाइना शॉक 2.0 से। तो अभी जो इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिक जो स्कॉलर्स है इस डोमेन में, अभी वो बोल रहे हैं कि जो चाइना का इकोनॉमिक मॉडल जो है उसका इम्पैक्ट सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं हो रहा है, उसका इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ये क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं कि चाइना का इकॉनमी जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुएट कर रहा है एज अ एडवांस्ड इकॉनमी। वो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं, हाईटेक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। मैंने आपको ईवीज़ के बारे में बताया, आपको ड्रोन्स के बारे में, फोटोवोल्टेक्स के बारे में बताया। ये सब में चाइना अभी नंबर 1 हो रहा है। बट वो क्या कर रहे हैं कि वो जो लो एंड मैन्युफैक्चरिंग था वो उसको गिव अप करने के लिए राज़ी नहीं है। वो भी करेंगे। हाँ, दे आर अनविलिंग टू गिव अप ऑन दोज इंडस्ट्रीज, यू नो। तो वो क्या कर रहे हैं अभी, जबकि उनका जो लेबर कॉस्ट है वो धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है, वेजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको अभी वो जो पहले जो उनका एडवांटेज था इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट वो अभी है नहीं। लेकिन वो ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं, लाइट आउट फैक्ट्रीज़ ये सब यूज़ कर रहे हैं। लाइट आउट फैक्ट्रीज़ मतलब जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, मशीन सब काम कर देगा, रोबोट सब काम कर देंगे। इस तरीके की चीज़ें यूज़ करके वो अपना डोमिनेंस लो एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी रख रहे हैं। तो अगर चाइना लो एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी डोमिनेट कर रहा है, दुनिया के ऊपर हावी है, और जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे भी है, तो एक तरह से चाइना पर निर्भर है पूरी दुनिया। हाँ, तो उसका क्या असर देखा जा रहा है फिर दुनिया के और देशों में? और ये ख़तरनाक भी है कि अगर पूरी दुनिया एक ही देश के ऊपर इस बुरी तरह से निर्भर है, तो किसी भी समय अगर उस सप्लाई चेन में कोई भी रुकावट आती है तो एक कोलैप्स की स्थिति आ जाती है। बिल्कुल। तो देखिए, एक तरीके से जो अगर ये चाइना शॉक का असर सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड में होता तो चाइना इसको ना एक स्पिन करके एक नेशनलिज्म की तरीके से देखता कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है इनका खुद का हिस्ट्री भी बहुत एक्सप्लॉइटेटिव रहा है, ये कॉलोनियल पास है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करे हैं इन दी हिस्ट्री में अगर आप जाए तो। लेकिन अभी सिर्फ डेवलप पे नहीं, सब विकासशील देशों पे भी असर हो रहा है इसका। मतलब चाइना अगर सिर्फ एक टाइम पे जो सारे ये जो डेवलप कंट्रीज थे वो चाइना को बेचते थे, अगर चाइना इनको अभी बेच रहे हैं तो इसमें बुरा बात क्या है? है ना? अगर सिर्फ ये डेवलप्ड कंट्रीज तक सीमित रहता है, ये चाइना का जो इम्पैक्ट है, चाइना का इकोनॉमिक मॉडल का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ अगर डेवलप कंट्रीज पे सीमित रहता तो फिर ये एक आर्ग्यूमेंट बन सकता था कि एक टाइम पे इन्होंने भी बहुत एक्सप्लॉइट किया है, अभी चाइना का चीज़ें अच्छा हो गया, चाइना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है और वो ये सब कंट्रीज़ को बेच रहा है। इसमें कुछ मतलब ये तो एक तरीके से हिसाब बराबर हो रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि ये जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इनका जो अपॉर्चुनिटी है वो भी कहीं ना कहीं चाइना अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के थ्रू छीन रहा है। ये एक लेकिन अगर चाइना छीन रहा है तो वो उसके लिए मेहनत कर रहा है और वो कर रहा है। तो अब ये सवाल है कि जो दूसरे देश हैं वो सिर्फ रोएंगे या उसके लिए कुछ करेंगे? बाकी देश कैसे तैयार हो रहे हैं इसके लिए? हाँ, बाकी देश कैसे तैयार हो रहा है, ये एक्चुअली चाइना यही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि बाकी देश अगर नहीं कम्पीट कर पा रहे तो ये हमारी गलती नहीं है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। एक मॉडल होता था, फ्लाइंग ईज मॉडल कहते हैं इसको, ईस्ट एशिया में, ठीक है। फ्लाइंग ईज मॉडल का ये है कि पहले जापान से शुरू हुआ, जापान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उसको फॉलो करके ये जो टाइगर इकॉनमीज़ है जैसे कि कोरिया, साउथ कोरिया हो गया, इधर पे ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, इन्होंने डेवलप किया। फिर वहाँ से चाइना का भी जो लो एंड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे जापान का हाई एंड में अपग्रेड होने लगा उनकी इकॉनमी, जो लो एंड मैन्युफैक्चरिंग है ऑटोमेटिकली उन्होंने ये सब कंट्रीज़ में पास ऑन कर दिया ताकि वो कॉम्पिटिटिव रहे, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रहे। तो सबका एक्सपेक्ट, और चाइना ने इसका मतलब चाइना वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस मॉडल, यू नो, दिस इकोनॉमिक मॉडल। तो अब ये एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं से रह जाता है कि आप जब अपग्रेड कर रहे हो तो आपके जो लो एंड मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज है, इट शुड फ्लो इनटू अदर कंट्रीज। लेकिन चीन जो उदारता नहीं दिखा रहा। नहीं, ये तो एक तरीके से इन अ वे वो उसी कैटेगरी में वो जो एक्सप्लॉयटेटिव ग्लोबल पावर्स और सुपर पावर्स, ये सेल्फिश इन अ वे, यू नो, तो उसी कैटेगरी में समहाउ
अगर वो ऐसा करेंगे कि लो एंड मैन्युफैक्चरिंग को भी नहीं जाने देंगे तो फिर इन अ वे एक बैड इंप्रेशन आ जाएगा तो चाइना के तमाम प्रति। चीज़ों के लिए एक जस्टिफिकेशन वही देता है कि जो 100 साल की बात आप करें, हाँ, जो 100 साल का ह्यूमिलिएशन, आई वाज फॉरगेटिंग, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, आई वाज फॉरगेटिंग दैट टर्म। हाँ, जो उनका रहा, तो इसके बदले में अब वो ये सब करेंगे और बाकी दुनिया compete करे उनसे। अगर नहीं कर सकती है तो इनकी जिम्मेदारी नहीं। पर वो जो चाइना स्क्वीज है उसका असर विकसित देशों पे, विकासशील देशों पे, सब पे पड़ रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, किस तरह से पड़ रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, हाँ, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका जो एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर खतरा है। और जो डेवलपिंग इंडस्ट्रीज है उनको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रहा है। उनको वहाँ पे जो फैक्ट्रीज बनना था वहाँ पे नहीं बन रहा है। तो ये दबाव सब महसूस कर रहे हैं। करना था उनकी जो जनता है, उनको जो जॉब्स मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सारा कुछ चाइना ही लेके बैठे हुए हैं, है ना। तो और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत एकदम जुड़ी हुई रहती है तमाम राजनीति से भी और जियोपॉलिटिक्स से भी। सब कुछ उसी हिसाब से समीकरण भी बदलते हैं, है ना। तो जो चीन की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में हो रहा है और जिस तरह का असर पड़ रहा है चीन के दबदबे का दुनिया भर में, उसका जवाब देने के लिए बाकी देश कैसे साथ आ रहे हैं? यही है कि देखिए, एक तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो ये वर्ल्ड वर्सेस चाइना हो रहा है ना। कि सारे कंट्रीज, अगर डेवलप कंट्रीज भी प्रॉब्लम में है चाइना की पॉलिसीज़ की वजह से, डेवलपिंग कंट्रीज भी प्रॉब्लम में है, तो ये तो एक वर्ल्ड वर्सेस चाइना वाला सिचुएशन हो रहा है। और चाइना कतई नहीं चाहता कि ऐसे सिचुएशन हो कि वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे एक तरीके से, है ना। बिकॉज सारे कंट्रीज चाहेंगे कि चाइना +1 बनाए, चाइना का एक ऑल्टरनेटिव रखे, सारे कंट्रीज इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। तो उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा चाइना के ऊपर, तो वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअली सारे कंट्रीज से डील कर रहे हैं। आपने देखा होगा थोड़ी, आई थिंक 2 months बैक US के प्रेसिडेंट के साथ चाइनीज़ प्रेसिडेंट का एक मीटिंग हुआ बीजिंग में। उन्होंने बोला हम लोग एक नया फॉर्मेट तैयार करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ऐसे उन्होंने नाम दिया। और जो अमेरिकन साइड है उन्होंने बोला G2 है एक किस्म का। तो जहाँ पे वो उनके साथ नेगोशिएट करेंगे बायलैटरल लेवल पे कि हम आपसे, आपका जो हमारे अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और यही हमने यहाँ पे भारत में देखा, जबकि विदेश मंत्री चीन के यहाँ पर आए थे ब्रिक्स के दौरान, तो जिस तरह के बयान दिए गए, चीन ने ये कहा कि भारत और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे विवाद अपनी जगह पे हैं और वो पूरी तरह से सुलझे नहीं हैं, लेकिन चीन ये कह रहा है कि हम ग्लोबल साउथ को, इंडिया एंड चाइना कैन कम टुगेदर। तो यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं वो भारत के साथ भी, हालांकि बहुत सारी जगहों पे अभी रुकावटें हैं। बिल्कुल, वो कोशिश कर रहे हैं बायलैटरली ये चीज़ को एड्रेस करने के लिए। देखिए, उनका जो ग्लोबल ट्रेड सरप्लस है वो मतलब हिस्टोरिक हाई है, $1.2 ट्रिलियन का। इसका मतलब है दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ है उनके अगेंस्ट, लगभग आप ले लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के अगेंस्ट उनका ट्रेड सरप्लस है, उनका सारे कंट्रीज़ का डेफिसिट है अगेंस्ट चाइना। तो इन अ वे ये सारे कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं वो फीलिंग है कि चाइना का जो ट्रेड है उसकी वजह से हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है हमारे इकॉनमी पे। हाँ, तो इसलिए चाइना नहीं चाहता है कि ये सारे कंट्रीज इकट्ठा होके अगेंस्ट चाइना काम करें, गैंग अप ना करने लगे। गैंग अप ना करने लगे। आपने देखा होगा कि जब क्वाड आया था, जब इंडो पैसिफिक की बात होता है तो चाइना बहुत मतलब कंसर्न्ड हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता है ऐसे हो, इसीलिए वो बायलैटरली डील करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस के साथ भी ये नया फॉर्मेट बनाया है, ईयू के साथ भी उनका बातचीत चल रहा है कि एक बायलैटरली जो डिफरेंसेस है हम वो सॉर्ट आउट करेंगे। इंडिया को भी वही बोला गया है कि बायलैटरली हम लोग ये डिफरेंस सॉर्ट आउट करेंगे। हमारे जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने भी जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका, चाइनीज़ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ भी बातचीत हुआ है और कुछ ट्रेड डेलीगेशंस भी विज़िट किया है, जिसके थ्रू हम लोग उनको बोल रहे हैं कि ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है अगेंस्ट चाइना, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, $100 बिलियन के ऊपर है, उसको कैसे भी हम लोग उसको एड्रेस करें, है ना। वो हमसे भी कुछ खरीदे। बोलने का मतलब यही है कि वो भी हमसे कुछ खरीदे। हम तो खरीद ही रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, वो भी हमसे कुछ खरीदे। इसके जवाब में बहुत सारे देश अपने अपने गुट बना रहे हैं और अपने इस पर
अपने अलायंसेस पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पे थे, फिर हमारे प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे पर गए हुए थे और वो वहाँ से होकर आए। तो हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ नए समीकरण भी बन रहे हैं और ये भी शायद इसको नज़र में रख के किया जा रहा है कि जिस तरह चीन का दबदबा है उसके लिए दूसरे देश भी इकट्ठा अगर आएंगे, वहाँ पे व्यापार बढ़ेगा तो इसको बेहतर इससे निपटा जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, चाइना ने क्या किया है, आपने पहले तो आपने लास्ट फ्यू इयर्स देखा होगा कि यूएस ने टैरिफ्स लगाया चाइना पे, तो उसके जवाब में चाइना ने क्या किया कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, उस पर रोक लगा दिया है जी। एक तरीके से उसको वेपनाइज करके वेपनाइज किया और जिसकी वजह से यूएस को हार मानना पड़ा और उनको बातचीत करने के लिए राज़ी होना पड़ा। और अभी वो लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग ये नया फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया वो करेंगे। वैसे ही हमारे साथ भी ऐसे हुआ है। यहाँ पे आपको याद होगा जो फॉक्सकॉन के इंजीनियर्स थे, जो मशीनरी थे, उनको चाइना ने रोक लगा दिया। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स है, फर्टिलाइजर्स है जिन पे उन्होंने रोक लगा रखा था, मशीनरीज है जिस पे रोक लगा रखे थे। तो एक तरीके से ये हमारी इकॉनमी पे काफ़ी भारी पड़ा ये सारे पॉलिसीज़, जिसके वजह से हमने भी चेंज लाए हैं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ टुवर्ड्स चाइना में। हम भी बातचीत करने के लिए तैयार है, हम लोग बात कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी जो इंडियन एम्बेसडर पेजिंग में है, वो बोल रहे थे कि हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं, हम चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ को लाना चाहते हैं इंडिया में, हम हैंड होल्डिंग करेंगे उनको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे, उसके लिए हेल्प करेंगे, पर चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो ऐसे तरीके से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें बायलैटरल लेवल पे। लेकिन एट द सेम टाइम जो ये कंट्रीज़ है ये खुद से भी एक चाइना +1 का ऑप्शन रखना चाह रहे हैं। जैसे आपने जापान के बारे में बात की, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की, हमने अभी इंडोनेशिया भी गए हुए थे। तो वहाँ पे हर जगह पे आप देखिएगा कि जो मेन मुद्दा है वो यही सब है, क्रिटिकल मिनरल का सप्लाई चेन बनाना, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनका सप्लाई चेन बनाना। तो एक अलग से एक चाइना +1 का ऑप्शन पे आज आप देखेंगे तो सारे कंट्रीज़ इसी मुद्दे पे काम कर रहे हैं। और चीन भी चाइना +1 के में जुटा हुआ है कि वो 1-on-1 सबके साथ में अपने रिश्ते जो है वो बेहतर करे ताकि सारे देश उसके खिलाफ नहीं हो जाए। लेकिन चीन के अपने पड़ोसियों के साथ भी लगातार मैरीटाइम डिस्प्यूट रहा है, चाहे आप ताइवान की बात करें, फिलीपींस की बात करें, जापान तक से। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। एक तरफ आपकी जो अर्थव्यवस्था है उससे आप दुनिया पर हावी हैं, लेकिन साथ साथ ये जो आक्रामकता है चीन की वो भी पास पड़ोस में लगातार बढ़ी है चीन के बढ़ते हुए दबदबे के साथ। तो वहाँ पे अमेरिका को भी ये डर रहता है, जिसकी वजह से अमेरिका भारत के साथ सहयोग करके इंडो पैसिफिक को सुरक्षित रखना चाह रहा था। तो यहाँ पर क्या हलचल आप? ये हलचल तो ये नया हुआ है कि जो लास्ट यूएस प्रेसिडेंट और चाइनीज़ प्रेसिडेंट की बातचीत हुआ उसके बाद आपने देखा होगा कि इंडो पैसिफिक जो नामकरण था उसको बदल के पैसिफिक कर दिया है। इन अ वे एक मैसेज आ रहा है वाशिंगटन से कि वो इस जगह पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना पहले देते थे। हो सकता है कि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही वापस उनका ध्यान वहीं पे लौट जाए, ऐसे भी एक सिचुएशन हो सकता है। तो ऐसे अगर सिचुएशन सच्ची में हुआ, जो कि चीन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो दूसरे देश हैं यहाँ पे उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि एक तो चीन का इकोनॉमिक दबदबा इतना है, अगर मिलिट्रीली भी वो इस जगह पे ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और जब अमेरिका का भी डर नहीं होता है कि अमेरिका वहाँ काउंटर कर सकता है, तो फिर बाकी देश के लिए तो कोई सहारा नहीं है। कोई सहारा है नहीं, तो अपने आप को ही डेवलप करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा अभी हमारा जो इंडो पैसिफिक पार्टनर्स है इनके साथ हमारा एक्सचेंजेस काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी बढ़ गया है। और बहुत सारे इनोवेटिव न्यू एरियाज़ में हम लोग काम कर रहे हैं, डिफेंस के मतलब डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक सिक्योरिटी से रिलेटेड। ये सब पहले उतना फीचर नहीं करता था हमारे टाइज में, पर देन ये सब अभी एकदम
सेंटर स्टेज ले लिया है, आप बोल सकते हैं कि एक सप्लाई चेन, ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाना, डिफेंस कोऑपरेशन होना। आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया का ब्राह्मोस का डील अभी हुआ बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, इंडोनेशिया के साथ है, फिलीपींस के साथ है और वियतनाम के साथ भी हमारा डील है ऑन ब्राह्मोस। तो फिर एक तरीके से ये जो कंट्रीज़ है ये खुद ही अपने आप से बहुत एक्टिव हो गया है इस रीजन में और अपने आप से एक सिक्योरिटी गारंटी बनाना चाहते हैं कि अगर ऐसे सिचुएशन हो कि यूएस को वापस जाना पड़े और चाइना ही इस जगह का मतलब इस जगह में बहुत ज़्यादा हेवी वेट पार्टी बन जाए तो कैसे ये सारे कंट्रीज़ डील कर सकते हैं एक दूसरे से। जी, ये बड़ा सवाल है इस समय, क्योंकि अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी हुई है जो कि सामरिक शक्ति है यहाँ पर दबदबा बनाने की, और वो भी धीरे धीरे बढ़ी है। और भारत के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि इस बढ़ते हुए रुतबे को चीन के वो किस तरह से इसका जवाब देगा अपने दूसरे सहयोगों के साथ। धन्यवाद आपका अंतरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो समझ में आ रहा है कि चाइना स्क्वीज और चाइना शॉक 2.0 से इस समय पूरी दुनिया त्रस्त है और इसी कोशिश में है कि हम इसके असर से कैसे उबर पाएंगे, कैसे बचें हम। धन्यवाद आपका। थैंक यू।